लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इसे पहली बार एक खेल माना गया था तो वो किस रूप में थी? आइए आज हम जानते हैं इसी स्विमिंग का इतिहास। हालांकि मनुष्य स्टोन एज से ही तैराकी कर रहा है, लेकिन इसे एक खेल के रूप में पहचान 19वीं सदी की शुरुआत में ही मिली। Britannica.com के अनुसार आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चला है कि लोगों के तैरने का पहला रिकॉर्ड 2500 ईसा पूर्व बनाए गए मिस्र के चित्रों से मिलता है। गुफा में इससे पहले ही स्विमर्स स्टोन एज पेंटिंग्स बना चुके थे। प्राचीन यूनानियों और रोमनों ने बाद में सैनिकों को युद्ध के लिए ट्रेनिंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया और आगे चलकर ये पुरुषों की प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा बन गया। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन प्रशांत द्वीप वासियों ने अपने बच्चों को चलने से पहले तैरना सिखाया था। हालांकि 1896 में फर्स्ट ओलंपिक खेलों से पहले तक स्विमिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटी के रूप में जानी जाती थी। खेल के शुरुआती दिनों में तैराक ट्रायल एंड एरर से प्रयोग करते थे और दूसरों को देखते थे, और तब ब्रेस्ट स्ट्रोक ही स्विमिंग का एकमात्र स्ट्रोक था। 1846 में ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट स्विमिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की। ये कई राष्ट्रीय टीमों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का पहला अवसर था। इसके बाद के वर्षों में विभिन्न देशों ने अपने अपने कार्यक्रम आयोजित किए। 1920 के दशक में भारत को मौका मिला। 1896 में ओलंपिक खेलों से इसकी नई शुरुआत हुई। पहले ओलंपिक में सिर्फ 4 तैराकी स्पर्धाएं थीं, जिनमें से 3 फ्रीस्टाइल थीं। साल 1900 में पेरिस में दूसरे ओलंपिक खेलों में 3 अनयूजुअल स्विमिंग इवेंट्स हुए। एक था ऑब्स्टिकल कोर्स, दूसरा अंडर वाटर स्विमिंग का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट था, तीसरी 4000 मीटर स्पर्धा थी, जो अब तक की सबसे लंबी तैराकी स्पर्धा थी। इन तीनों में से किसी को भी ओलंपिक में दोबारा शामिल नहीं किया गया। शुरुआती ओलंपिक खेलों में महिलाओं को स्विमिंग मुकाबले से बाहर रखा गया था, लेकिन 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को इस खेल में शामिल किया गया। तब उन्हें सिर्फ 100 मीटर फ्री स्टाइल और 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले में खेलने का अवसर मिला था। खेल की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लंदन में फिना जैसे पेशेवर संगठन बने और दर्शक दुनिया के सबसे तेज तैराकों को देखने के लिए उमड़ने लगे। 1930 के दशक में जापानियों ने विश्व स्तरीय तैराकों की तस्वीरें ली, उनकी स्टडी की और स्विमिंग टीम बनाने के लिए इस रिसर्च का इस्तेमाल किया। 1932 में इस टीम का दबदबा साफ दिखाई भी दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का वक्त इनोवेशन के लिहाज से एक व्यस्त समय था। तेजी से बदलती दुनिया में तकनीक को लेकर कई बड़े बदलाव दिखाई दे रहे थे। इसका असर स्विमिंग पर भी हुआ। लेन लाइंस बनी और इंडोर कंपटीशन पूल भी तैयार किए जाने लगे। एडवांस ट्रेनिंग टेक्निक्स और इक्विपमेंट जैसे हाइड्रोडायनामिक स्विमवियर और पूल में बेटर ड्रेनेज सिस्टम ने एथलीटों को पहले की तुलना में बहुत तेजी से तैरने में मदद की। 1930 के अंत तक मार्क्ड लेन और पूल डेप्थ गाइडलाइंस ने इस स्पोर्ट को दिशा देने का काम किया। इस वक्त साइड स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। 50 के दशक में मॉडर्न स्ट्रोक्स इस खेल में शामिल हुए और इंडियन स्विमिंग में भी एक अलग तस्वीर नजर आने लगी। बटरफ्लाई स्ट्रोक और फ्लिप टर्न मूवमेंट को पहली बार 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में शामिल किया गया। इसी वर्ष 1956 में भारत को देश का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला तैराक भी मिला। 1954 में 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित कर चुके शमशेर खान ने 1956 में ये उपलब्धि हासिल की। भारतीय तैराकी परिदृश्य में एक और अग्रणी हस्ती आरती साहा है। वो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी। आरती 1960 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट भी थीं। आगे वक्त के साथ स्विमिंग का अंदाज और बदलता गया। ये गेम मॉडर्न होता चला गया। आज राइज गोगल्स और स्विमिंग कैप्स भी हम देख रहे हैं। कई कोच नई नई टेक्निक के साथ प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं। अगली बार जब भी आप स्विमिंग का कोई इवेंट देखें, उसके गुजरे हुए कल को भी जरूर याद करें। आपको